नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत पर विचार करते हैं। इससे पूर्व के चर्चा में हमने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर चर्चा की और उन सिद्धांतों में विकासवादी सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति का फोर्स सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत है, मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक। अब हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत है और देखिए, सामाजिक समझौता सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि राज्य की उत्पत्ति के पीछे मनुष्यों के द्वारा किया गया आपस में समझौता है। यानी राज्य की उत्पत्ति में मनुष्य के विवेक का योगदान है। मनुष्यों ने जो अव्यवस्थाएं राज्य से पहले उनके आसपास थी, उन अव्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यवस्थित समाज और राज्य की स्थापना के बारे में जो सोचा, वो आगे जाकर एक समझौते या एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म कंडीशंस होती है, राज्य की स्थापना होती है और उसके बाद में जो है व्यवस्था हमारे सामने आती है। तो देखिए, हॉब्स जो है, हॉब्स ब्रिटेन का विद्वान था और सेबाइन हॉब्स के बारे में ये कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा भाषियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया, हॉब्स उनमें कदाचित सबसे महान है। और ये बात सत्य भी है। हॉब्स जो है, हॉब्स का जो चिंतन का जो तरीका था वो साइंटिफिक मैटेरियलिज्म था, वैज्ञानिक भौतिकवाद था। उसने अपना जो भी चिंतन प्रस्तुत किया अपनी रचनाओं के माध्यम से, उनमें उसने जो है एक जो पृथ्वी जिन नियमों से चलती है, उन नियमों को वो एक साइंटिस्ट की तरह उन भौतिक नियमों को उसने खोजने की कोशिश करी और उसके आधार पर अपने चिंतन को स्थापित करने का प्रयास किया। और शायद यही कारण है कि राज्य की उत्पत्ति को वो मैन मेड मानते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित मानते हैं। देखिए, हॉब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से होती है, लेकिन इस समझौते से पहले जो राज्य की स्थिति थी और समझौते से पहले जो व्यवस्था जो भी थी, उसकी जो वास्तविक स्थिति थी और उसमें जो मनुष्य कार्य करता था, उस मनुष्य का स्वभाव कैसा रहा होगा, इस पर हॉब्स अपनी बात रखते हैं। देखिए, हॉब्स मनुष्यों को एक शरीर के रूप में महत्व देते हैं और शरीर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यहाँ देखिए वैज्ञानिक की भांति जिसे हम माइंड कहते हैं, वह एक सूक्ष्म पदार्थ है और वह इतना सूक्ष्म है कि हम उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। यानी मनुष्य के मन की जब बात वो करता है, उसके मन को जब वो टटोलने की कोशिश करता है, तो वह हॉब्स ये बात कहता है। हॉब्स कहते हैं कि मनुष्य क्रियाशील है, वह सदैव क्रियाशील बना रहना पसंद करता है और उसका अंतिम लक्ष्य ऐसा नहीं है कि जहां पहुंचकर वो कुछ भी ना करे। यानी हर बार वो आगे बढ़कर अपने अंतिम लक्ष्य को आगे एक्सटेंड कर देता है। यानी जब तक वो जीवित है उसके लक्ष्य हमेशा आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। ये मनुष्य के स्वभाव की बात हॉब्स बता रहा है, क्योंकि इस मनुष्य के स्वभाव के बाद ही हम उस व्यवस्था के लिए प्रयास का हम जिक्र करेंगे जिसके आधार पर राज्य का निर्माण होता है। हॉब्स से कहता है कि मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है, जिसको चाहता है, उसको अच्छा कहता है और जिसको वो नहीं प्राप्त करना चाहता है, नापसंद करता है, उसको बुरा कहता है। यानी अच्छा और बुरा उस मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है, उसकी क्या आवश्यकता है और उसकी क्या इच्छा है। हॉब्स ये कहता है कि जिस मनुष्य से प्रेम करता है, जिसको वो पसंद करता है, उसे खो जाने पर उसको दुख होता है और वैभव, ईर्ष्या, दया, करुणा, नम्रता आदि भावनाओं के आधार पर
मनुष्य चलता है। और इन सब भावनाओं का जो आधार है मनुष्य की इच्छा और अनिच्छा होती है। देखिए, यहाँ मैं फिर कह देता हूँ कि हम मनुष्य के स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, जो प्री स्टेट पोजीशन में, राज्य से पूर्व की अवस्था में वो कैसा था, उस बात पर होप्स चर्चा करते हैं। मनुष्य हमेशा भविष्य में सुख प्राप्ति करने की इच्छा रखता है और कोशिश करता है, और इसके लिए वह शक्ति का अर्जन करता है। यानी मनुष्य जो है शक्तिशाली बनने की कोशिश में हमेशा प्रयास करता है। हॉब्स ये कहता है कि मनुष्य की शक्तियाँ बराबर होती है, यानी कोई बौद्धिक रूप से इंटेलिजेंट होता है तो कोई शारीरिक रूप से बलिष्ठ होता है। यहाँ संतुलन हो जाता है कि जो बौद्धिक रूप से बलिष्ठ है वो कई बार शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होता है, और जब कोई शारीरिक रूप से मजबूत होता है तो उसमें बुद्धि की कमी होती है। तो अगर हम इस शक्ति के अगर इस कंपैरिजन को देखें तो प्रत्येक मनुष्य शक्ति के दृष्टिकोण से समान होता है। हॉब्स ये कहते हैं कि मनुष्य को जो बुद्धि शक्ति प्राप्त है उसके द्वारा उसे एक तथ्य की दूसरे तथ्य के ऊपर निर्भरता तथा परिणामों का ज्ञान हो जाता है। यानी मनुष्य कोई भी कार्य करता है, कोई भी परिणाम उसके सामने आता है तो उनको वो तथ्यों और तर्कों के आधार पर कैलकुलेशन करता है, कारण और परिणाम खोजता है, और इस प्रकार उसको जो अनुभव प्राप्त होता है उस अनुभव से जो है वह आगे बढ़ता है और आगे राज्य की स्थिति में आता है। अब देखिए कि राज्य के पहले की स्थिति में मनुष्य का स्वभाव जो बात करता है हॉब्स, उस मनुष्य के स्वभाव की जो विशेषताएं हैं जिस पर हमने अभी चर्चा की है कि मनुष्य जो है निहायत जो है शक्ति प्राप्त करना उसका लक्ष्य है, उसका कारण भविष्य में वो सुख चाहता है, और उसके जीवन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता है। हर लक्ष्य पर पहुंचने के बाद उसकी इच्छाएं और आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार हॉब्स जो है मनुष्य के स्वभाव को प्रकृति के नियमों से जोड़ता है कि प्रकृति के नियमों में भी कोई कारण होता है, परिणाम होता है। उसी तरह से हॉब्स मनुष्य के स्वभाव को भी जज करता है। इस प्रकार मनुष्य के स्वभाव को हॉब्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो राज्य की पहले की जो स्थिति थी वो कैसी थी, इस पर हम बात करते हैं। देखिए, हॉब्स ये कहता है कि मनुष्य का स्वभाव बड़ा आसुरी है। मनुष्य का जो प्राकृतिक अवस्था का जो वो चित्रण करता है, बड़ा भयावह स्थिति के द्वारा समझाता है। वो ये कहता है कि प्राकृतिक स्थिति जो है निरंतर संघर्ष की स्थिति रही है, और संघर्ष की स्थिति है, और माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट वहाँ पर है, और सारी जो दुनियादारी है इस आधार पर चलती है। वहाँ मनुष्य का जीवन एकांकी है, दीन है, हीन है, अपवित्र है, पाश्विक है और क्षण भंगुर है। यानी प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की जो इस प्रकार जो प्राकृतिक अवस्था है, उस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के स्वभाव के कारण मनुष्य परेशान है। यानी वहाँ पर वो एक व्यवस्था चाहता है जिसमें उसकी सुरक्षा हो जाए, जीवन की गारंटी हो जाए, और एक क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है वो प्रतिस्पर्धा करना है, वो प्रतियोगिता करना है, लेकिन उस प्रतियोगिता के माध्यम से वो अपने अहम को शांत रखना चाहता है। अब उसके लिए क्योंकि उसकी जीवन की गारंटी नहीं है, वो गारंटी प्राप्त करने के लिए जो है राज्य की स्थापना की बात करता है। इस प्रकार जो प्राकृतिक अवस्था है उस प्राकृतिक अवस्था को हम समझ सकते हैं। और यहाँ पर हॉब्स प्राकृतिक कानून की भी बात करता है। देखिए, राज्य निर्मित जो कानून है वो राज्य के बाद बनते हैं,
लेकिन इस प्राकृतिक अवस्था में भी हॉब्स कुछ कानूनों का जिक्र करते हैं, हालांकि इसकी आलोचना भी होती है। लेकिन फिर भी जो हॉब्स बात करते हैं वो इस प्रकार है कि प्राकृतिक कानून सामान्य कानून है, और जब तक मनुष्य सोचेगा कि वह चाहेगा जो हो जाएगा, वह स्थिति वहाँ पर रहती है। यानी देखिए, मनुष्य जैसा चाह रहा है वो वहाँ पर कर रहा है। इसके बाद मनुष्य जानता है कि जो मनुष्य स्वयं जो अनुबंध करता है, स्वयं जो पैक्ट कर रहा है, वो ज़्यादा सफल हो रहा है। यानी प्राकृतिक जो स्थिति है उसमें इस तरह की कुछ व्यवस्था है कि जिसको प्राकृतिक कानून के रूप में उसके ऊपर सब लोगों की एक कंसेंसस है, जो राज्य से पहले के कानूनों की दायरे में वो लेते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानूनों के माध्यम से सब लोग कोशिश करते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास होते रहना चाहिए। मनुष्य को मिलकर, दूसरों के साथ मिलकर अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए, और भलाई के बदले भलाई होनी चाहिए। ऐसे कुछ वहाँ पर नियम थे, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में जब मनुष्य के पास विवेक का जागरण होता है, और विवेक के जागरण के बाद जब वो समझौते की स्थिति में आता है, तो समझौते की स्थिति में आने के लिए उसके दिमाग में कुछ ऐसी बातें होती है कि उसको व्यवस्था बनाने के लिए प्रेरित करती है। अतः इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के जीवन की गारंटी नहीं है, माइट इज़ राइट है, पानी के बुलबुले जैसी उसकी स्थिति है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ प्राकृतिक नियमों की पालना होती है, और मनुष्य उन प्राकृतिक नियमों को समझता है, उसको उसकी जानकारी है, और उसी आधार पर आगे आने वाले समय में राज्य बनता है। यानी समझौता जो होता है लोगों के बीच में, उस समझौते के पीछे इन प्राकृतिक नियमों का, कानूनों का एक आधार होता है कि उनके आधार पर वो जो मनुष्य जो वहाँ पर माइट इज़ राइट के एक भयंकर एटमॉस्फेयर में जी रहा था, वो इस बात पर वो विचार करते हैं। सब लोग आकर एक जगह बैठते हैं और समझौता करते हैं, तो उनका आधार प्राकृतिक कानून ही है। क्योंकि एकदम ऐसी भयंकर स्थिति से मनुष्य के अंदर विवेक का जागरण होता है और वो व्यवस्था बना लेता है। ये एक प्रकार से एक अजीब सा एक हमें लगता है कि एकदम कैसे मनुष्य ने समझौते की दिशा में प्रयास कर लिया, लेकिन वो समझौते की दिशा में प्रयास करने के लिए इन प्राकृतिक कानूनों का एक सहारा होता है, वो एक आधार होता है। अब देखिए, हॉब्स का मनुष्य कैसा है राज्य से पहले की स्थिति में। राज्य से पहले की स्थिति में स्थिति क्या है जिसको प्राकृतिक अवस्था कह रहा है, उस पर हमने चर्चा की है। अब बात आती है कि जब समझौता होता है तो समझौते में होता क्या है। यहाँ पर सीधा सा है कि सब लोग मिलकर एक बात करते हैं, एक समझौता करते हैं कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है कि हम अपने ऊपर शासन करने का अधिकार अमुक व्यक्ति या अमुक संस्था को सौंपते हैं, जिसको वो कॉमनवेल्थ का नाम देते हैं। यानी हम सब मिलकर एक दूसरे से बात करते हैं, हम सब अपने अधिकार इस कॉमनवेल्थ को देते हैं, इस संस्था को देते हैं जो अपने ऊपर शासन करेगा, है ना। यानी हमारे समस्त अधिकार इनको हम दे रहे हैं कि जिससे व्यवस्था होगी, हमारे ऊपर शासन होगा। और इस प्रकार जो है व्यक्ति संगठित हो जाते हैं, संगठित होकर एक कॉमनवेल्थ बन जाता है, एक व्यवस्था बन जाती है। और उस कॉमनवेल्थ में जो शासक होता है वो शासक लेवियाथन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार देखिए कि अपने सारे अधिकार उस लेवियाथन को सब लोग दे देते हैं, और वो लेवियाथन उनके लिए जीवन और व्यवस्था की गारंटी लेता है। इस प्रकार समझौता होता है,
और समझौते के माध्यम से जो राज्य बनता है, उस राज्य का जो स्वरूप है वो निरंकुश है, उसके विरुद्ध विद्रोह नहीं किया जा सकता है, उसके डायरेक्शन में व्यक्ति को कार्य करना पड़ेगा। वह जो संप्रभु बनता है वह सर्वोच्च है, वह असीमित है, वह अविभाज्य है, वह अहस्तांतरणीय है। यानी संप्रभुता की जितने भी विशेषताएं हैं उस लेवियाथन में और उस कॉमनवेल्थ में वो सारी विशेषताएं विद्यमान है। इस प्रकार देखिए कि ये जो व्यवस्था आती है, ये जो राज्य बनता है, यह एक स्थायी और न्याय का स्रोत है, एक व्यवस्था का स्रोत है और उसको सब पर पूरा पूरा अधिकार है। यानी निरंकुश राज्य की यहाँ पर स्थापना होती है। यद्यपि लोक राजतंत्रीय शासन व्यवस्था को सबसे अच्छी समझता है। अब ये देखिए यहाँ पर हॉब्स दो चीज़ें रख देता है कि यदि किसी राज्य के किसी आदेश से व्यक्ति के प्राण संकट में होते हैं तो वहाँ पर राज्य जो है, व्यक्ति जो है राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। यानी क्योंकि जीवन की सुरक्षा के लिए तो राज्य की स्थापना होती है और अगर राज्य के किसी आदेश से अगर व्यक्ति के अगर जीवन का संकट होता है तो वहाँ पर वो राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है या किसी भी सैनिक कार्यवाही में कार्य करने से इनकार कर सकता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को सिर्फ एक ही अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा जो है व्यक्ति सारे अधिकार उस कॉमनवेल्थ को और उस लेवियाथन को दे देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर एक निरंकुश शासक की संप्रभुता की स्थापना होती है और राज्य अस्तित्व में आ जाता है। अब देखिए हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि हॉब्स ने सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य के निर्माण की बात की। उसमें मनुष्य का स्वभाव क्या था, प्राकृतिक कानून क्या थे, प्राकृतिक नियम क्या थे, उन नियमों का आभास, उस नियमों का अनुभव उस मनुष्य के मन मस्तिष्क में होता है और उन नियमों के आधार पर वो सामाजिक समझौता करने का प्रयास करता है। समझौता कैसे होता है, उस समझौते के परिणाम स्वरूप कैसा राज्य अस्तित्व में आता है और उस राज्य के अंदर व्यक्ति के अधिकार क्या होते हैं, इस बात पर हॉब्स यहाँ पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार इसके माध्यम से, इस विमर्श के माध्यम से हम हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत को समझ सकते हैं। धन्यवाद।